हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सारे सुरक्षित स्वस्थ अपने घरों पर होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने अगले लेक्चर की एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। लास्ट लेक्चर तक हमने बोहर के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज का जो भी लेक्चर है हम वो स्टार्ट करेंगे एक बोहर के क्वेश्चन के साथ। लास्ट टाइम पे हमने सारे के सारे बोहर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ही देखे थे। एक और क्वेश्चन, उसकी वैरायटी तुम्हारे सामने बस लेके आना चाहता हूँ, तो उस वैरायटी को भी तुम्हें ध्यान में रखना है ताकि उस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आओ तो तुम आराम से कर पाओ, ठीक है। तो उसी के साथ शुरुआत करते हैं आज। क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन एनर्जीज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट एंड सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। सपोज ये मेरा रहा न्यूक्लियस, ये रहा मेरा फर्स्ट ऑर्बिट, ये है मेरा सेकंड ऑर्बिट, ये है मेरा थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ये है सेकंड ऑर्बिट, ये है थर्ड ऑर्बिट। पूछ क्या रहा है, हमें रेशियो बताना। किसका रेशियो बताना है? डिफरेंस बिटवीन एनर्जीज। किस में डिफरेंस चाहिए? एनर्जीज में डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट। फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? E2 माइनस E1, है ना। एक तो ये रेशियो निकालना है तो डिवाइडेड बाय, फिर क्या बोल रहा है, एंड सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट, तो ये और ये, तो ये हो जाएगा E3 माइनस E2, ठीक है। हमें ये वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंस, इसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन यहाँ से समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। तो E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई E3 माइनस E2। अब यहाँ पे हम E1 निकालने की कोशिश करते हैं। E1 होगा -13.6। जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर फॉर्मूला होता है जो लोगों को, हम सारे लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे अब मैं जेड की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू 1 पुट करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ और हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा हूँ। तो E1 इज इक्वल टू होगा -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये E1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। अब मुझे फाइंड आउट करना है E2 का वैल्यू, जो कि होगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, करेक्ट। E2 के अंदर हमें ये वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। तो E2 इज इक्वल टू -13.6 1 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू -13.6 बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिल्कुल सही है क्या? 2 का स्क्वायर बाय 4 चला गया, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट E3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्या आएगा? E3 -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 3, है ना। तो E3 आएगा अपने पास -13.6 1 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा -13.6 बाय 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चीज़ क्लियर हो पा रही है? यहाँ पे मैंने E1 की वैल्यू फाइंड आउट की, मैंने यहाँ पर E2 की वैल्यू फाइंड आउट की, मैंने यहाँ पर E3 की वैल्यू फाइंड आउट की। कुछ नहीं करना है, बस इसके अंदर अब मुझे वैल्यूज पुट करनी, ठीक है। तो देखोगे वैल्यूज को पुट करने के बाद किस तरीके से यहाँ पे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। चलो, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे वैल्यू निकालनी है E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय E3 माइनस E1 की, E2 की, सॉरी, E2 की वैल्यू क्या है? ये है -13.6 बाई 4 माइनस ऑफ -13.6, ठीक है। ये E1 है, डिवाइडेड बाय E3 कितना है? -13.6 बाई 9 माइनस ऑफ -13.6 बाई 4। चेक करो एक बार, यही है क्या? ये सारी वैल्यूज़ मैंने इसके अंदर पुट कर दी, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ से भी 13.6 कॉमन निकालो, यहाँ से भी 13.6 कॉमन निकालो। तो ये हो गया 13.6 कॉमन निकाला, ये बच गया -1/4, ठीक है। यहाँ से कॉमन निकाला तो ये बच जाएगा +1, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 डिवाइडेड बाय, नीचे से भी 13.6 कॉमन निकाला हमने, तो ये हो जाएगा -1/9
प्लस 1/4। चेक करो एक बार क्या सही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस चीज़ को चेक करोगे क्या मैं सही कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। 13.6 से 13.6 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। 1 माइनस 1/4 हो जाएगा यहाँ पर अपना 3/4 डिवाइडेड बाय, ये कितना होगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5/36। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 5/36। बस कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 36/5। ठीक है, तो ये कितना अपने पास निकल के आएगा, ये हो जाएगा 9। तो 9 इंटू 3 27/5। तो जो क्वेश्चन का आंसर है वो कितना है, वो है 27/5। इतना रेशियो होगा किसका, डिफरेंस का। E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई E3 माइनस E2 की जो वैल्यू होगी उसका आंसर आएगा 27/5। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें और भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से तुम्हें अप्रोच करना है ये चीज़ें तुम्हें इस क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब इसके आगे बात करते हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि काफ़ी यूज़ में आता है, जो कि एक बेसिक है हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मतलब क्या है कि जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया है कि बोहर के अंदर क्या होता है, या बोहर मॉडल के अंदर हमने क्या समझा कि जब कभी भी एनर्जी जो होती है या तो वो इमिट होती है। ठीक है, जब हम हायर शेल से लोअर शेल की तरफ आते हैं तो एनर्जी हमारी इमिट होती है, तो वो एनर्जी जो इमिट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में इमिट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में इमिट होती है। तो हम उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैसी होती है या उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ठीक है, तो उसके बारे में जो हमें बताया है वो किसने बताया, मैक्सवेल ने। मैक्सवेल क्या बोलता है, मैक्सवेल प्रपोज दैट द रेडिएट एनर्जी, जो भी एनर्जी वहाँ पे रेडिएट होती है, जो भी एमिट होती है, हैज़ वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। उनका जो भी प्रॉपर्टी है वो किस तरीके का है, वो वेव की तरह प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो जो भी वेव के अंदर चीज़ें होती है वो सारी की सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर होगी, या जो भी एनर्जी यहाँ पे रेडिएट होती है उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेव बना देता हूँ, उस वेव से हम कुछ चीज़ों को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गलत बन गया है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाया जाएगा, क्योंकि इसी में मैं तुम्हें ऑलमोस्ट चीज़ें समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझोगे। ठीक है, ये अपने पास एक वेव है। ठीक है, वेव के अंदर कुछ पॉइंट्स है जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ। ठीक है, पहले उन चीज़ों को समझोगे। ये जो वेव का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, कोई भी वेव इस तरीके से होती है तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको बोला जाता है क्रेस्ट। इसको क्या बोला जाता है, क्रेस्ट, याद रखना। ठीक है, इसकी जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है इसको बोला जाता है ट्रो। क्या बोला जाता है, इसको ट्रो बोला जाता है। तो वेव के अंदर सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वेव का उसको क्रेस्ट, जो नीचे सबसे बॉटम वाला पार्ट है उसको ट्रो। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होती है किसी रेफरेंस पॉइंट से, इस डिस्टेंस को बोला जाता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये वेव के अंदर की बात कर रहा हूँ। वेव जब भी तुम देखोगे तो वेव के अंदर ये सारी चीज़ें डिफाइन की जाती है, उसका क्रेस्ट, उसका ट्रो, उसका एम्पलीट्यूड कितना है। ठीक है, ये क्रेस्ट हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट पी मान के अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि उसकी मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उस चीज़ को हम देख लेंगे। एक और चीज़, ठीक है, तो वेव के अंदर क्रेस्ट होता है, ट्रो होता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट क्रेस्ट हो गया, सबसे नीचे वाला पार्ट ट्रो हो गया, और ये पर्टिकुलर डिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड नाम दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें यहाँ पे डिफाइन करनी है। उस टर्मिनोलॉजी को पहले हमें समझना पड़ेगा कि वो टर्मिनोलॉजी के अंदर हमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली चीज़ जो टर्मिनोलॉजी वेव के अंदर पढ़ी जाती है वो है वेवलेंथ, लेमडा। ठीक है, जिसको ये इसको लेमडा बोलते हैं। ये जो साइन है इसको लेमडा बोला जाता है। ठीक है, तो ये वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने वाला साइन। अब वेवलेंथ होता क्या है उसकी डेफिनेशन पहले समझेंगे। लिखा हुआ है द शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन टू क्रेस्ट और ट्रो। दो क्रेस्ट और या दो ट्रो के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो सबसे शॉर्टेस्ट होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, लेमडा। तो एक तो ये ट्रो आ रहा है इस वेव के अंदर, और एक दूसरा ट्रो कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को इसने लेमडा बोला हुआ। लेमडा का मतलब क्या है, लेमडा का मतलब क्या है, क्रेस्ट या ट्रो। अब ये तो ट्रो के अकॉर्डिंग देख लिया, क्रेस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो किस चीज़ को बोल सकते हैं, क्रेस्ट के अकॉर्डिंग बोले
तो ये भी क्रेस्ट है, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी इसको भी क्या बोला जाएगा, लैम्डा। ये दोनों बराबर होती है, ठीक है, चाहे तुम यहाँ से इसको करो या यहाँ से जूम करो, चाहे तुम क्रेस्ट के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करो या ट्रो के अकॉर्डिंग डिफाइन करो, दोनों के लिए जो डेफिनेशन है वो तो सेम लगेगी, लेकिन दोनों को ही हम एक तरीके से लैम्डा बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा सबसे पहला जो टर्म था वेवलेंथ, वो आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि किसी भी वेव के अंदर वेवलेंथ किसको बोला जाता है। तो वेवलेंथ मतलब एक वेव की लेंथ, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। वेव लेंथ का मतलब क्या है, एक वेव की लेंथ कितनी है। तो लेंथ कैसे है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, तो इस चीज़ को हमने क्या नाम दिया हुआ है, लैम्डा। चीज़ क्लियर है आई थिंक। तो इस डिस्टेंस को हमने क्या बोला हुआ है, लैम्डा बोला हुआ। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जो कि हमारे यहाँ पे आई है वो है वेवलेंथ, लैम्डा, वो तुम्हें क्लियर होगी। सेकंड चीज़ फ्रीक्वेंसी, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने वाला साइन है, इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बनाया जाता है इसको साइन को, ठीक है। थोड़ा सा बनाना सीख लेना क्योंकि बहुत जगह देखने को मिलेगा, ये कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है उसको देखते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स। क्या है फ्रीक्वेंसी, एक तरीके का नंबर ऑफ वेव से पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट। पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोल रहा हूँ मैं, पी। ये पी क्यों बनाया हुआ है, इस फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे पी बनाया हुआ है। इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिट टाइम। ये पी पॉइंट से एक सेकंड के अंदर जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास होगी, जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास होगी उसको मैंने बोला हुआ है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वेव है, वेव का कोई एक पॉइंट डिफाइन कर दिया और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ देख रहा हूँ कि इस पी पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स निकलेगी। तो सपोज 5 वेव्स निकली, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 5, ठीक है। मतलब पर यूनिट टाइम में एक पर्टिकुलर पॉइंट से जितनी वेव्स पास हो जाती है उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू होता है सी बाय लेमडा। फॉर्मूला है, याद रखना है, रट लेना है। सी क्या है, सी है स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या है, सी है स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड होती है सी, डिनोट किया जाता है सी को। वैल्यू याद रखना है ऑफकोर्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेमडा क्या है यहाँ पर, लेमडा है वेवलेंथ। लेमडा क्या है यहाँ पर, वेवलेंथ, लेंथ है, ठीक है। तो ये मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, इसमें इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो दो टर्म मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। दोनों चीज़ें क्लियर होगी। ये जो फॉर्मूला है ये फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है, रिलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो न्यू इज इक्वल टू हो गया अपना सी बाय लैम्डा। चीज़ें क्लियर होगी। यहाँ पे जो भी चीज़ें समझाई, क्रेस्ट, ट्रो, एम्पलीट्यूड, ठीक है, पर्टिकुलर पी पॉइंट से पर एक सेकंड में, एक मिनट भी हो सकता है, डिपेंड करता है, जनरली सेकंड लेते हैं, नंबर ऑफ वेव्स पास होगी उसको फ्रीक्वेंसी, और दो क्रेस्ट या दो ट्रो के बीच की डिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया हुआ है, वेव लेंथ। दो टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ने के बाद थर्ड टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं जो कि है वेव नंबर, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू बार से, ठीक है। सपोज अगर ए है, इसके ऊपर मैंने इस तरीके का साइन लगा दिया तो इसको ए बार बोला जाता है, ठीक है। इसको मैं बोलूँगा बी बार, इसको मैं बोलूँगा सी बार, इसी तरीके से इसको बोला जाता है न्यू बार, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी सिंपल सी है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, इनको क्या बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि इसी तरीके से कभी कोई अगर इसको एक्सप्लेन करेगा तो ये चीज़ें ज़रूर यूज़ करने वाला है। होता क्या है वेव नंबर, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का रिवर्स चीज़, ठीक है, को वेव नंबर बोला जाता है। अब मुझे सबसे पहले अगर वेवलेंथ पता है कि क्या होता है तो मैं उसका रिवर्स निकालने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले अपने पास ये टर्मिनोलॉजी मतलब लेमडा के बारे में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तभी मैं इस चीज़ को क्या कर सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो नंबर ऑफ, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या होता था, वेवलेंथ है कि एक वेव की लेंथ, एक वेव की जो लेंथ है वो है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक तरीके से ये था क्या, ये क्या था, ये पर वेव जो लेंथ आती है, पर वेव जो लेंथ आती है वो क्या है, वेव लेंथ, है ना। पर वेव, हर एक वेव की जो लेंथ है वो
पर वेव, एक वेव की जो लेंथ है। इसका उल्टा करने का मतलब क्या है कि मैंने 1 सेंटीमीटर ले लिया, अब मैं लेंथ के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं, मतलब पर लेंथ जितनी वेव्स आएगी, पर लेंथ जितनी वेव्स आएगी उसको यहाँ पे उन्होंने वेव नंबर बोल दिया। ठीक है, पर लेंथ जैसे मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर लिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, सपोज अगर ये कुछ इस तरीके से जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मैं क्या करने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट किया, वो आया 1 मीटर सपोज मान लेते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर के अंदर नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, तो ये हो गई एक वेव, ये हो गई दूसरी वेव। तो यहाँ पर लेंथ में मतलब 1 मीटर में वेव्स कितनी आई, 2, तो वेव नंबर हो जाएगा 2। चीज़ क्लियर, वेव नंबर क्या हो जाएगा 2। ध्यान से सुनना, चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं। पर लेंथ मतलब 1 मीटर में नंबर ऑफ वेव्स, उसको बोला वेव नंबर, और एक वेव की लेंथ उसको क्या बोला, पर वेव की लेंथ उसको क्या बोला, वेव लेंथ। है ना। अब अगर मुझे कोई यहाँ पे लेमडा पूछे तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी, लेमडा प्लस लेमडा इक्वल टू क्या है 1, तो 2 लेमडा की वैल्यू क्या आ रही 1, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ रही है हाफ। क्या इसका रेसिप्रोकल है लेमडा, रेसिप्रोकल है, तो वही तो चीज़ निकल के आ रही है कि जो भी वेव नंबर होता है, वेव नंबर होता है, सपोज मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो आती है अपने पास 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर के अंदर कितनी वेव्स है, तो 4 मीटर के अंदर वेव्स है 2, तो 1 मीटर के अंदर कितनी आएगी, आंसर आएगा हाफ वेव, हाफ वेव। तो इसका जो वेव नंबर हो जाएगा, इसका जो वेव नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हाफ। सही है कि नहीं, हाँ कि ना, हाफ हो गया। अब मुझे इसका लेमडा बताओ, लेमडा प्लस लेमडा कितना हो गया 4, तो 2 लेमडा की वैल्यू 4 है, तो लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो इसका रेसिप्रोकल, तो वैसे भी समझ सकते हो, थ्योरेटिकल डेफिनेशन से भी चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। तो याद रखना है फॉर्मूला कि न्यू बार या वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, चीज़ें क्लियर है, कुछ टर्मिनोलॉजी मैंने आप डिफाइन की हुई है, तो वो तुम्हारे दिमाग में अच्छे से घुस जानी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, चीज़ों को समझते हैं। लेमडा, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लेमडा। यहाँ से मैं लेमडा की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, लेमडा की वैल्यू आएगी सी बाय न्यू, है ना। लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, सी बाय न्यू, लेमडा यहाँ पुट करो, तो न्यू बार इक्वल टू 1 बाय लेमडा इज इक्वल्स टू न्यू बाय सी। ठीक है, तो बाई चांस अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कभी लेमडा ना दिया हो, वेवलेंथ ना दिया हो, वेव नंबर अगर हमें निकालना हो, तो हम न्यू बाय सी फ्रीक्वेंसी बाय स्पीड ऑफ लाइट करके भी वहाँ पे आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखना है। फोर्थ, एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, सिंपल सा, कि रेफरेंस लाइन से या तो हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रो बराबर होगी दोनों। ठीक है, जितना इस लाइन से ये वेव ऊपर होगा उतना ही इस लाइन से वेव नीचे होगा। तो एम्पलीट्यूड सिंपल क्या है कि पर्टिकुलर रेफरेंस लाइन से क्रेस्ट की हाइट या पर्टिकुलर रेफरेंस लाइन से ट्रो की डेप्थ को ही क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ठीक है, तो 4 टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ पे डिस्कस की, लेमडा, न्यू, न्यू बार एंड ए, एम्पलीट्यूड। चारों की चीज़ें समझ में आनी चाहिए, चारों को इस ग्राफ के अंदर तुम आराम से देख पा रहे होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़। स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि स्पेक्ट्रम किसको बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि तुम देखते हो कि कभी कभी इंद्रधनुष बनता हुआ दिखता है हमें आसमान के अंदर, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, जिसको हम जनरली इस नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, विबग्योर, इस नाम से काफ़ी ज़्यादा, वो एक टाइप का स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम बनता कैसे, स्पेक्ट्रम कैसे फॉर्म होता है, तो उसके बारे में है। तो स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं, तो
द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ी, उनको हम एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे, या तो उनके वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज करो या उनके फ्रिक्वेंसी के ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, जैसे कि किसी का 2 वेवलेंथ है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। ये नहीं कि 8 वाले को पहले 6 के सामने ले आए फिर 6 को लिखा, नहीं, हमें या तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है या फिर उसकी फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज करना है। तो जो पैटर्न हमारे पास बनता है उस पैटर्न को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चीज़ क्लियर है? सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? तो द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती है। ठीक है, तो हर रेडिएशंस को हमने देखा, उसकी फ्रिक्वेंसी को हमने ऑब्जर्व किया, उसका रेंज क्या होता है वो हमने देखा, और उनको उनके रेंज के अकॉर्डिंग हमने उनको अरेंज किया। तो जो पैटर्न हमें यहाँ पे मिला उस पैटर्न को हमने बोल दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो कौन कौन सी वेव्स होती है ये हमें यहाँ पे दिखनी चाहिए। पहली है रेडियो वेव्स, ठीक है, सेकंड होती है माइक्रोवेव्स, थर्ड होती है इंफ्रारेड, फोर्थ होती है विजिबल, फिर है अल्ट्रावायलेट जिसको हम यूवी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर आती है एक्स रेज, फिर आती है गामा रेज, फिर आती है कॉस्मिक रेज। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है। अभी ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है मैंने? लेमडा, लेमडा मतलब वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जितनी भी वेवलेंथ मेंशन की हुई है वो सारी एंगस्ट्रॉम के अंदर। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो हमें देखने को मिलती है वो मिलती है रेडियो वेव्स की, 3 × 10⁻14 से लेके 3 × 10⁻7 तक। उसके बाद 3 × 10⁻7 to 6 × 10⁻6 तक माइक्रोवेव्स हमें देखने को मिलती है। फिर है 6 × 10⁻6 से 7600 तक मिलता है इंफ्रारेड, 7600 से 3800 में होता है विजिबल, और इस विजिबल के अंदर ही आता है विबग्योर। ठीक है, तो ओनली ये रेंज है वेवलेंथ की जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। ठीक है, ना तो इसके आगे वाली को देख सकते हैं ना इसके पीछे वाली रेडिएशंस को हम देख सकते हैं। हम किसको देख सकते हैं? ओनली इस विजिबल रीजन वाली वेव्स को ही हम देख सकते हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी रेंज कहाँ तक होती है? 760 से 3800। तो ये याद नहीं रखनी है किसकी रेंज कितनी है, बस किसकी याद रखनी है? विजिबल की याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी एग्जाम के अंदर आ भी जाता है। तो 7600 एंगस्ट्रॉम से लेके 3800 एंगस्ट्रॉम तक वेवलेंथ का जो रेंज होता है वो होता है विजिबल के लिए। नेक्स्ट अल्ट्रावायलेट 3800 to 150, एक्स रेज 152.1, गामा रेज 0.1 to 0.01 और कॉस्मिक रेज 0.01 से लास्ट तक जो 0 बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वेवलेंथ के अकॉर्डिंग मैंने अरेंज किया है। अब मुझे पता है कि वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, तो न्यू इज इक्वल टू होता है c/λ। ये तो ठहरा एक कांस्टेंट है ना, तो अगर लेमडा इंक्रीज होगा तो न्यू क्या होगा? कम होगा। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो बताओ लेमडा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लेमडा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी। फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, क्यों? लेमडा कम हो रहा है। तो याद रखना है ये पैटर्न, याद रखना है ये नंबरिंग। पहला रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर यूवी, एक्सरे, गामा, कॉस्मिक। सीक्वेंस वाइज याद रखना है, इधर उधर एक्सचेंज ना हो जाए वरना काफ़ी मुसीबत हो सकती है। क्वेश्चन कभी कभी ये आ जाता है, तुम्हें 4 दे देगा, माइक्रोवेव, विजिबल, एक्सरेज और कॉस्मिक रेज, 4 ऑप्शन दे दिए, पूछ लेगा बताओ किसका लेमडा, किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो आंसर क्या होगा? माइक्रोवेव। चीज़ क्लियर है? क्वेश्चन की वैरायटी समझ में आ रही होगी आई थिंक। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये पैटर्न याद रखना है कि रेडियो वेव्स के बाद माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर यूवी, फिर एक्सरेज, फिर गामा रेज, फिर कॉस्मिक रेज। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेमडा कम होता है, फ्रिक्वेंसी बढ़ती। ठीक है, उधर से इधर का याद रखना चाहते हो तो फ्रिक्वेंसी बढ़ती है।
किधर इधर से इधर जाने पे, इधर से इधर आओगे तो फिर तुम्हारा फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, लैम्डा बढ़ेगा, तुम्हारा मन है। लेकिन कोई एक पैटर्न तुम्हें याद होना चाहिए, बीच में मिसमैच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर गलत निकाल आओगे और मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मेन चीज़ यही है कि यहाँ पे तुम्हें ऑर्डर याद रखना है, ये बिल्कुल याद नहीं रखना है, बस ओनली कौन सी वैल्यूज़ याद रखनी है, ये वाली। कौन सी वैल्यू याद रखनी है, ये वाली। अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ विजिबल से कम होती है, इंफ्रारेड की जो भी वेवलेंथ होती है वो विजिबल से ज़्यादा होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो तुम्हें यहाँ पे पता होनी चाहिए रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब यहाँ पे जो भी रेडिएशंस इमिट होती है ड्यूरिंग द इमिशन ऑफ एनर्जी, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास रेडिएशंस देखने को मिलती है। उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है हमने, या तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उस पैटर्न को ही बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, ऑर्डर याद रखना है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, IR, विजिबल, UV, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। तो छोटी छोटी चीज़ें जो तुम्हें पता होनी चाहिए, और ये वाली वैल्यूज़ अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये वाली वैल्यूज़ अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे क्लियर हुई होगी रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बाकी जो भी चीज़ें तुम्हें मिलती रहेगी, तो ये छोटी सी चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी तुम्हें सिखाई है उसको ध्यान से करना है। लेक्चर के नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आराम से तुम लिख सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मेरी तरफ से